हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 में भी आपने कुछ इससे पढ़ा है, कार्तीय तल से संबंधित पढ़ा है। यहां पर सदिशों का उपयोग करते हुए हमें ज्योमेट्री ये पढ़नी है, 3 डायमेंशनल जो पढ़नी है वो सदिशों का उपयोग करते हुए पढ़ना है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस चैप्टर से कुछ बातें इस वर्ष के लिए कोविड-19 के कारण निकाल दी गई हैं। जो 30% आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें से कुछ चीजें निकाल दी गई। कौन कौन सी वो है, उनको उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें उसका क्या फायदा है। हमें एग्जाम में जो चाहिए वो हमें पढ़ना है। तो यहां पर मुख्यतः 3 टॉपिक निकाल दिए गए हैं, याद करिए। 2 समतलों के बीच का कोण नहीं पढ़ना है, 2 रेखाओं के बीच का कोण नहीं पढ़ना है, और 1 समतल और 1 रेखा के बीच का कोण नहीं पढ़ना है। ये टाइप के जो प्रश्न आएंगे या इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको इस वर्ष के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं कि पढ़ना क्या, कहां से स्टार्ट करना है। बच्चों, हमने जो सदिश बीजगणित पढ़ा है इससे पहले, उसमें भी हमने किसी भी सदिश की दिक्कोज्याएं निकालना आपको बताया है। तो आपको यहां स्टार्टिंग में दिक्कोज्याओं से स्टार्ट करनी है। किसी भी सदिश की दिक्कोज्याएं क्या होती हैं, उसके दिगानुपात क्या होते हैं, दिक्कोज्याओं में और दिगानुपातों में परस्पर संबंध क्या होता है, ये सब कुछ बेसिक पहले आपको कंप्लीट करना है। और पहली एक्सरसाइज में इतनी ही बातें हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है सदिशों की दिक्कोज्याएं। सदिश की दिक्कोज्याएं, सदिश की दिक्कोज्याएं पढ़नी है। दिक्कोज्याएं को अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, ठीक है। दिक्कोज्याएं या डायरेक्शन कोसाइन, सदिश की दिक्कोज्याएं। देखो ध्यान दें, अगर हम ये मान लें कि कोई सदिश इस प्रकार से है कि मूल बिंदु से जाने वाला एक सदिश है कोई, और वो सदिश मूल बिंदु से जाने वाला कोई सदिश एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है, और जेड अक्ष के साथ यदि वो गामा कोण बनाता है, तो उस सदिश की दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस गामा, कॉस बीटा और कॉस गामा से डिनोट करी जाती हैं। ये हमने बताया कि सदिश बीजगणित में भी आपने सीखा है। देखो ध्यान दें, यहां पर इस प्रकार लिख लेते हैं, माना सदिश ओपी, यहां लिख लें। ओपी का मतलब ओ मूल बिंदु है और पी कोई बिंदु है, तो सदिश हो गया ओपी, और इस मतलब ओ बिंदु से मतलब मूल बिंदु से जाने वाला सदिश है ना जी। तो सदिश ओपी का एक्स अक्ष से झुकाव, का एक्स अक्ष पूरा इकट्ठा लिख दें, है ना। एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष व जेड अक्ष से झुकाव, है ना, से झुकाव क्रमशः अल्फा कोमा बीटा व गामा हो, तो इस सदिश ओपी की दिक्कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा व कॉस गामा से प्रदर्शित की जाती हैं, प्रदर्शित होती हैं। आपको याद रखना है कि कोई सदिश ओपी है, मतलब मूल बिंदु से जाने वाला कोई सदिश है, और वो सदिश एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो उस सदिश ओपी की जो दिक्कोज्याएं होंगी उनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इनको कुछ नाम भी, विशेष नाम देते हैं कि एक्स अक्ष के साथ, देखो ध्यान दें, अल्फा कोण बनाने वाली जो दिक्कोज्या कॉस अल्फा होती है उसको एल से प्रदर्शित करते हैं, कॉस बीटा को एम से प्रदर्शित करते हैं, और कॉस गामा को एन से प्रदर्शित करते हैं। जिन्हें यहां ऐसा लिख सकते हैं, जिन्हें क्रमशः एल कोमा एम व एन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। एल बराबर होता है कॉस अल्फा लिखते हैं,
m को हम cos बीटा को m लिख देते हैं और cos गामा को हम n से लिखते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, देखो बता दें कि अगर हम यहां पर एक सदिश निकाल के दिखाएं, यहां पर देखो ये इस त्रिभुजा को निकाल के दिखाएं, यहां पर एक हम मान लेते हैं कि आपका कोई बिंदु A है और एक कोई बिंदु यहां पर B है। ठीक है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इस बिंदु A के यहां कोऑर्डिनेट लिख लें x1, y1, z1 और यहां पर इसके x2, y2, z2 लिख लें। ठीक है, और यहां से देखो एक काम करते हैं, यहां पर एक सदिश हम एक कोई x अक्ष बना दें, केवल x अक्ष, हालांकि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष को मिला के यहां पर 3D होता है, आपको ये तो पता ही है। तो अगर यहां पर हम यहां पर O और ये x मतलब x अक्ष यहां बना दिया, तो x अक्ष ये बना दिया। यहां से देखो ध्यान दें, यहां से अगर इस पर ऐसा लंब डाल दें, इस पर ऐसा लंब डाल दें, तो देखो ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से यहां की दूरी कितनी होगी, आप चित्र से देख के बता दो कितनी दूरी होगी। आपको लिखना है x2 दूरी होगी, क्योंकि अगर यहां से यहां तक की दूरी x2 है तभी तो ये बिंदु x2 हो गया, है ना। ये पहला जो बिंदु x निर्देशांक है वो कितना है, x2 है। अगर y अक्ष पे दूरी चली जाए तो ये y2 दूरी चली जाएगी, z अक्ष पे दूरी ये z2 दूरी चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखो ये दूरी हो गई x2 और इस दूरी को क्या लिखोगे, इस दूरी को x1 दूरी, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी x1 है और ये बिंदु आपका ये कोऑर्डिनेट देखो x1 है ना। अब बता दो ये पूरी दूरी यहां से यहां तक x2 है, इसमें से x1 अगर घटा दिया जाए तो ये आपको x2 माइनस x1 मिल जाएगा, इतना बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक काम करो, कोई a को अगर हम b से मिला दें तो एक आपका ये सदिश देखो ab हो जाएगा, सदिश ab। ठीक है, अगर यहां से इसको ऐसे देखो ध्यान दें, इस प्रकार से हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी, ये रेखा x अक्ष के समांतर खींच दी और ये वाला कोण अगर इसको हम अल्फा लिख दें, कितना लिख दें, अल्फा लिख दें, क्योंकि ये रेखा x, ये सदिश जो AB है x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। देखो अगर इसको हम डॉट डॉट करके पीछे तक ले आए तो ये x अक्ष के साथ कितना कोण निकलेगा, क्योंकि ये रेखा x अक्ष है, x अक्ष है और x अक्ष के समांतर ये रेखा हमने खींची है, इसलिए ये रेखा जो AC है x अक्ष के समांतर है, तो ये कोण कितना होगा, अल्फा होगा, मतलब सदिश का x अक्ष से झुकाव अल्फा है। तो यहां से बता दो इतनी दूरी ये आपकी x2 माइनस x1 हो जाएगी, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि इसमें आप cos अल्फा का मान बता दो तो आप कितना बताओगे, इसमें बताओ cos अल्फा का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है cos अल्फा का मान होता है आधार बटे कर्ण और आधार वाली भुजा है x2 माइनस x1 और इसका कर्ण देखो AB है। ठीक है कि नहीं, cos अल्फा बराबर कितना हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन AB। अच्छा, cos अल्फा का मान ये हो गया, तो अगर इसी प्रकार बिल्कुल यही प्रोसेस की जाए एक सदिश की और वो सदिश ये O बाई हो जाए, मतलब y अक्ष से बीटा कोण बना दे, तो यहां से cos बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है y2 माइनस y1 अपॉन AB हो जाएगा। देखो हम सबके लिए ना लिखें, यहां पर इसी प्रकार लिख दें। ठीक है, जैसे कि हमने cos अल्फा का मान निकाला है बिल्कुल उसी प्रकार से cos बीटा का मान कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन AB होगा, तथा इसी प्रकार cos गामा का मान कितना होगा, तो आपको लिखना है z2 माइनस z1 अपॉन AB होगा। ठीक है, इतनी बात सही है। तो यहां देखो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको क्या लिखते हैं, इसको L लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम M लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, इसको हम N लिखते हैं। ये भी बिल्कुल इतनी बात पता है ना। L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा, यही तो होता है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान बताओ, तो आप कितना बताओगे। देखो M का मान, L का मान ये है, इसका स्क्वायर करें, फिर M का स्क्वायर करें, फिर N का स्क्वायर कर दें और सबको जोड़ दें। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे में AB और इसका हम यहां स्क्वायर लिख दें, प्लस यहां देखो M स्क्वायर, M की वैल्यू ये है y2 माइनस y1 अपॉन में AB लिखेंगे और इसका भी हमें होल स्क्वायर लिखना है, प्लस यहां से देखो z2 माइनस z1 अपॉन AB है, तो z2 माइनस z1 अपॉन AB का भी हमें यहां स्क्वायर लिखना है। इतनी बात ठीक है। देखो यहां से
अगर हम ये कहें कि ए बी स्क्वायर तीनों जगह से ए बी स्क्वायर यहां पर हम एलसीएम लें, तो ये ए बी स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद देखो यहां पर अगर दिख ना रहा हो, दिख रहा है यहां पर, देखो ये दिख रहा है ए बी स्क्वायर, अगर यहां से हम एलसीएम लें ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर हम एलसीएम लें, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब इतना हो गया, तो अब यहां से देखो कि a और b के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हो। अगर हम आपसे कहें कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर दो, तो यहां से देखो a और b के बीच की दूरी बराबर कैसे निकालोगे, हम निकालते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1, कैसे निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां से देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो ये ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इधर वर्गमूल खत्म हो जाएगा, प्लस यहां y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और प्लस यहां z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये पूरी क्वांटिटी ए बी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल यही ये ए बी स्क्वायर, इसको ए बी स्क्वायर लिखना है। तो ऊपर अगर इसको ए बी स्क्वायर लिख दिया जाए और नीचे आपका पहले से ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर काटने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अब यहां से हमें एक बात बिल्कुल एकदम परफेक्ट मिल गई कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये बिल्कुल हमें परफेक्ट बात मिल गई कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। मतलब किसी भी सदिश की जो दिक्कोजाएं होती हैं उनके वर्गों का योगफल 1 होता है। तो कोई इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, तो यहां हम एस को कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, प्लस यहां पर इसको कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, प्लस इसको यहां कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, और बराबर में 1 लिख दें। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात आपने समझ ली कि अगर कोई सदिश दिया जाए और उस सदिश की अगर हमें दिक्कोजाएं पता हो जाएं, तो उन दिक्कोजाओं में अगर कोई परस्पर संबंध पूछता है तो आपको लिखना है कि उनके वर्गों का योगफल 1 होता है। ठीक है, तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अब आते हैं कि ये जो दिक्कोजाएं हैं, और एक बात और आगे दिग अनुपात, दिक्कोजाएं और दिग अनुपात की बात करें। देखो ध्यान दें, इसको पहले पूरा नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, और इसके बाद अब बात करते हैं कि दिक्कोजा के बाद दिग अनुपात की बात करते हैं। इसको रब कर लें, दिक्कोजा के बाद बात करते हैं दिग अनुपात की, क्योंकि दिग अनुपात जो होते हैं वो दिक्कोजाओं की समानुपाती संख्याएं होती हैं। देखो हमने जैसा कि बताया कि आपने सदिश में जब सदिश बीजगणित पढ़ा है आपने, तब इन सारी बातों को आपने वहां भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वहां भी पढ़ा है। यहां पर देखो हमें ये पता होना चाहिए, यहां लिख देते हैं दिक्कोजाएं दिग अनुपात की समानुपाती संख्याएं होती हैं, समानुपाती संख्याएं होती हैं। दिग अनुपात क्या होता है? दिग अनुपात दिक्कोजाओं की समानुपाती संख्याएं होती हैं। इसको ऐसे देखो लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है कि L बटे में A बराबर में M बटे में B बराबर में N बटे में C, जहां A B C क्या है? दिक अनुपात हैं। L M N दिक्कोजाएं हैं, A B C दिग अनुपात है। आपको याद रखना है A B C क्या है? दिग अनुपात। यहां आप देखो लिख सकते हो दिग अनुपात को क्या लिख सकते हो यहां पर A, B, C दिग अनुपात है, यहां लिख सकते हो दिग अनुपात है। ठीक है, दिग अनुपात को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ABC से। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिखा कि दिक्कोजाएं
दिग अनुपात के समानुपाती संख्याएं होती हैं। L अपॉन ए बराबर M अपॉन बी बराबर N अपॉन सी होता है। ठीक है, अब देखो एक काम करो कि इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, L अपॉन ए बराबर M अपॉन बी और बराबर में N अपॉन सी, इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है। अंडर रूट का निशान लगा के यहां लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और नीचे भी बिल्कुल उसी प्रकार से अंडर रूट यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, और बिल्कुल वही काम हमने यहां किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, जो यहां किया ऊपर वही नीचे किया है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो L अपॉन ए बराबर में M अपॉन बी और बराबर में N अपॉन सी, और बराबर में यहां से अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको प्रूव कराया है कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। तो यहां पर इसको हम 1 लिख दें और 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, तो मेरे ख्याल से यहां वर्गमूल लगाना बिल्कुल उचित नहीं है, हमें 1 का वर्गमूल 1 ही मिलता है, इसलिए इसको 1 लिख दें। ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को हमने 1 लिखा और 1 का वर्गमूल 1 लिख लिया, और यहां पर अंडर रूट ये जो कहते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद अगर L अपॉन ए बराबर में 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिया जाए, तो यहां से L की वैल्यू हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहां से L बराबर कितना हो जाएगा, ए ये बटे वाला है, यहां गुणा में पहुंच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे अंडर रूट और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो यहां से m बटे b बराबर अगर इसके लिखा जाए तो m बराबर कितना होगा, b को ऊपर यहां गुणा में लेना पड़ेगा, तो b बराबर हो जाएगा, सॉरी m बराबर कितना हो जाएगा, देखो m बराबर यहां से मिलेगा b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार n बटे c बराबर अगर इसके लिखा जाए तो n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, n बराबर c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है कि किसी भी सदिश की अगर हमें दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी हो और उसकी दिग अनुपात ज्ञात हो, दिग अनुपात ज्ञात हो, दिग अनुपात मतलब एबीसी, अगर एबीसी की मान आपको ज्ञात हो, मतलब एबीसी का मतलब दिग अनुपात ज्ञात हो, तो उनकी हम दिक् कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम L M N की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों एक बात बता दें, किसी भी सदिश की जो दिक् कोज्याएं होती हैं उनको हम L M N से लिखते हैं, लेकिन किसी रेखा की बात अगर करी जाए तो चूंकि रेखा की भी तो दिक् कोज्याएं होती हैं, रेखा की दिक् कोज्या को हम प्लस माइनस से लिखते हैं। बता दो क्यों लिखते हैं, देखो इसलिए लिखते हैं कि अगर किसी हम सदिश की बात करें तो उसकी एक निश्चित दिशा होती है, उस निश्चित दिशा में ही कोण बनता है ना। जैसे हम आपसे कहें कि आपका ये कोई एक सदिश है, ये आपका P बिंदु यहां लिख दें, O बिंदु यहां लिख दें, और ये आपका ये हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y अक्ष, और ये आपको नीचे ये z अक्ष लिखना है, इसको चलो ऐसे बना देते हैं, ये आपका z अक्ष है। तो यहां से अगर ये OP है वो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है, और OP z अक्ष के साथ ये आपका कितना गामा कोण बनाता है। तब OP की दिक् कोज्याएं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा से डिनोट करी जाती हैं। तो ये तो सदिश की बात हो गई। अगर ये सदिश OP है, तो अगर हम रेखा OP की बात करें तो रेखा OP को ऐसे देखो ध्यान दें, रेखा OP की बात अगर करी जाए तो x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है, रेखा ये आपका OP है, ये हम मान लेते हैं कि आपका कोई रेखा OP है ना, O और ये P। तो इसको देखो पीछे भी ऐसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, रेखा को आगे या पीछे बढ़ाया जा सकता है, जबकि सदिश की दिशा एक ही होती है, कन्फर्म दिशा होती है। तो ये अगर रेखा की बात करें तो रेखा ने देखो x अक्ष के साथ यहां अल्फा कोण बनाया, और ये अगर विपरीत दिशा की बात करें तो ये कोण आपका 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है बात कि नहीं। x अक्ष के साथ अगर इस दिशा में अल्फा कोण बनेगा तो इस दिशा में कितना कोण बनेगा, 180 माइनस अल्फा बनेगा, पक्की बात है। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू देखो L बराबर क्या होता है, x अक्ष की दिक् कोज्या L से डिनोट करी जाती है। x अक्ष के साथ अगर किसी रेखा का झुकाव
अल्फा कोण है तब उसकी दिक्कोज्या एल से डिनोट करी जाती है, एल बराबर होता है कॉस अल्फा। अच्छा, इस दिशा की बात करें तो अगर इस दिशा में अल्फा की जगह पर हम अगर 180 माइनस अल्फा रख दें, 180 माइनस अल्फा रख दें, तो कॉस 180 माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा। तो यहां से देखो एल बराबर माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये अगर कॉस अल्फा का मान निकालें तो माइनस में एल हो जाएगा। देखो हो जाएगा कि नहीं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, किसी भी सदिश की दिक्कोज्या प्लस में होती है, जबकि किसी रेखा की दिक्कोज्या प्लस अथवा माइनस दोनों में होती है, अथवा नहीं दोनों में, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो। तो किसी भी रेखा की दिक्कोज्या को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, ऐसा भी आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले L बराबर लिखा था, L बराबर लिखा था x2 माइनस x1 अपॉन में AB। ठीक, सदिश की जो हमने दिक्कोज्या निकाली थी वो निकाली थी L बराबर x2 माइनस x1 अपॉन AB, और M बराबर हमने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन AB, और यहां N बराबर हमने बताया था Z2 माइनस Z1 अपॉन AB बताया था। लेकिन अगर ये सदिश की दिक्कोज्या है, अगर रेखा की दिक्कोज्याएं निकालनी हो तो रेखा की दिक्कोज्या को हम प्लस माइनस इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये रेखा की दिक्कोज्याओं को हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस से लिखते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आप यहां भी देख सकते हो कि अगर कोई रेखा की दिक्कोज्या उसके दिग अनुपात हमें ज्ञात हो तो रेखा की दिक्कोज्या को हम प्लस माइनस करके लिखेंगे। याद रखना है, रेखा की दिक्कोज्या को कैसे लिखना है, यहां लिखें रेखा की दिक्कोज्याएं, रेखा की दिक्कोज्याएं यदि उनके दिग अनुपात ज्ञात हों, यदि उनके दिग अनुपात ज्ञात हों, दिग अनुपात मतलब A, B, C ज्ञात हों तो दिक्कोज्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तब उनकी दिक्कोज्याएं L बराबर प्लस माइनस A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होंगी। M बराबर होगा प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर लिखना है, और N बराबर होगा प्लस माइनस C बटे, क्या लिखना है, प्लस माइनस C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिखना है। याद रखना है, किसी रेखा की दिक्कोज्याएं प्लस माइनस में होती हैं, जबकि किसी सदिश की दिक्कोज्याएं प्लस में ही लिखनी होती हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो आपने सीखा किसी रेखा की दिक्कोज्या क्या होती है, रेखा के दिग अनुपात क्या होते हैं, उनमें परस्पर संबंध क्या होते हैं, ये सारी बातें आपने आज यहां पर सीखी। और बता दें कि अगर बाई दबे कोई दो बिंदु दिए जाएं और केवल दिग अनुपात पूछ दिया जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिग अनुपात कितना होगा, इसको पहले जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, और फिर इसके बाद में थोड़ी सी कुछ और बातें हैं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। सब कर ले। देखो, अगर बात करें कि कोई दो बिंदु हमें दिए जाएं और दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो आपका सदिश बनेगा उस सदिश की दिग अनुपात आपसे पूछे जाएं, सदिश के दिग अनुपात। ठीक है, यहां पर एक बिंदु कोई A है और उसको ऐसे लिख लें, एक कोई बिंदु A है और इसको ऐसे लिख दें, देखो x1, y1, z1, व एक कोई बिंदु B है और इस B बिंदु को यहां पर लिख दें x2, y2, z2 लिख दें। ठीक है, दो बिंदु हो गए A और B। इनको मिलाने वाला सदिश कौन सा होगा, AB होगा। के दिग अनुपात केवल पूछे जाएं तो आपको लिखना है दिग अनुपात बराबर होता है x2 माइनस x1, क्या होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होता है, z2 माइनस z1 होता है। ठीक है, इस रेखा AB के, इस सदिश AB के तीन दिक्कोज्याएं होंगी जिनको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से लिखना है। यदि इनको हम ABC नाम दें तो इसको हम A और इसको B और इसको C से पुकार सकते हैं।
इतनी बात ठीक है भाई। जब कभी दो बिंदु दे सकता है, उनको मिलाने वाले सदिश का अगर आपसे दिग अनुपात पूछता है तो आपको इस तरीके से लगाना, ठीक है। बच्चों बता दें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं बताइए, आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं बताइए, तो एक्स अक्ष की जो दिक् कोज्याएं आपको लिखना है तो वो लिखना है 100। अगर आपसे पूछता है कोई वाई अक्ष की दिक् कोज्याएं बताइए तो आपको लिखना है वाई अक्ष की दिक् कोज्याओं को लिखना है 010। और अगर जेड अक्ष की दिक् कोज्याएं पूछता है तो आपको लिखना है 0,0,1 लिखना है, ठीक है। यही इसकी दिक् कोज्याएं होती हैं, यही इनके दिक् अनुपात होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं अथवा दिग अनुपात 100 होते हैं, वाई अक्ष की दिक् कोज्या अथवा दिग अनुपात 010 होते हैं, और इसी प्रकार जेड अक्ष की दिक् कोज्या अथवा दिग अनुपात 001 आपको लिखना है, ठीक है। दिक् कोज्या या दिग अनुपात एक ही बात है, दिग अनुपात, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, यहां पर मेरे ख्याल से अब ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज जो आपकी पहली वाली है 10.1 एक्सरसाइज, इसमें इतना ही बेसिक है, बस इतने 5-6 सवाल, बिल्कुल एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है। यहां से एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आइए बच्चों उनको स्टार्ट करें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। तो थोड़ी देर आपको और यहां पर हमें देना है, थोड़ी देर बस, केवल ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें भाई, पहली एक्सरसाइज है आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। देखो यहां पर एक्सरसाइज है आपका 11.1 और इसका यहां पर पहला क्वेश्चन करना है। देखो क्या है लिखा है, यदि एक रेखा x, y, z अक्षों के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 अंश के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोज्याएं बताइए। दिक् कोसाइन आपसे पूछा गया है। देखो यहां से बड़ी आराम से देखो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई रेखा, देखो यहां पर लिखा है रेखा, यहां पर ऐसा लिखा है कि रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 90 अंश। x अक्ष से y अक्ष से, x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष, तीनों इकट्ठी लिख दें, z अक्ष से क्रमशः 90 अंश और ये आपका 135 अंश और ये 45 अंश है ना, के कोण बनाती है। रेखा x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष से क्रमशः 90, 135 और 45 अंश के कोण बनाती है। अतः इनकी दिक् कोज्याएं, देखो हमें पता है कि कोई भी रेखा अगर अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक् कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से डिनोट करी जाती हैं। तो यहां से देखो x अक्ष के साथ बना कोण कितना है, ये अल्फा हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो आपको लिखना है cos 90, क्या लिखना है, cos 90 लिखना है। और दूसरी दिक् कोज्या cos 135 लिखना है और तीसरी दिक् कोज्या को आपको लिखना है cos 45 लिखना है, ठीक है। तो यहां देखो L ये हो जाएगा, M ये हो जाएगा, N ये हो जाएगा। तो यहां इसको लिख भी ऐसे भी लिख सकते हो, L इसको लिख दें और इसको हम यहां M लिख दें और इसको यहां N से डिनोट कर लें इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां देखो L बराबर cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है और M बराबर cos 135 का मान माइनस का 1/√2 होता है और यहां N की वैल्यू यहां देखो कितनी हो जाएगी, cos 45 1/√2। तो इनकी दिक् कोज्याएं देखो यहां से हमने निकाली, 0 कितना हो गया, 0 माइनस 1/√2 और कॉमा 1/√2, ठीक है। ये इसकी दिक् कोज्याएं हैं, क्लियर है। तो इसके बाद देखो दूसरा सवाल क्या है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको रब कर लें। दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, दूसरा सवाल भी एकदम आसान है। जैसा कि हमने बताया कि यहां पर केवल दिक् कोज्याएं और दिग अनुपात से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो आपको ये दूसरा प्रश्न देखना है। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक रेखा के दिक् कोज्याएं आपको यहां भी ज्ञात करनी है, जबकि प्रश्न में कहा है कि रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। रेखा
अक्षों के साथ अगर अल्फा बीटा कोण बनाती है तो वो दिक्कोज्जाएं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होती हैं। और यदि मान लो समान कोण अल्फा ही बना रही है, कोई रेखा अक्षों से समान कोण मान लेते हैं अल्फा बना रही, तो उसकी दिक्कोज्जाएं कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएंगे ना, अल्फा बीटा गामा नहीं बल्कि समान कोण बना रही। तो आपको यहां लिखना है माना रेखा अक्षों से समान कोण अल्फा बनाती है। कोई रेखा है वो अक्षों के साथ समान कोण अल्फा बनाती है, तब इसकी दिक्कोज्जाएं दिक कोसाइन लिख दें, दिक्कोज्जाएं लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तब इसकी दिक्कोज्जाएं L बराबर भी आपको कॉस अल्फा लिखना है, M बराबर भी कॉस अल्फा लिखना है तथा N बराबर भी कॉस अल्फा ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हमें ज्ञात है कि दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल एक होता है। ये देखो, ये भी हमें पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ L को भी हम कॉस अल्फा लिख लें, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इसको भी हम कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दें और इसको भी हम कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। तो यहां से ऐड करोगे, देखो तीनों को, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो प्लस माइनस 1/√3 लिख ले, ठीक है। तो यहां से देखो दिक्कोज्जाएं कितनी हो गई, दिक्कोज्जाएं आपको यहां से कॉस अल्फा का मान जो हमने निकाला है वही इसकी दिक्कोज्जाएं हैं। तो आपको लिखना है L बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 है, M बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 है और इसी प्रकार N बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 ही लिखना है। तो इसकी दिक्कोज्जाएं आपकी कितनी हो गई, प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 होंगी। यही हमसे पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद देखो दिग अनुपात दिए गए हैं, तब इनकी दिक्कोज्जाएं कितनी होंगी, जो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसको रब कर लें। देखो, अगर हमें किसी भी रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात हों, किसी भी रेखा की दिक्कोज्जाएं ज्ञात हों, सॉरी दिग अनुपात ज्ञात हो, यहां पर देखो दिग अनुपात दिए गए हैं। किसी भी रेखा के दिग अनुपात को हम ABC लिखते हैं और ये ABC हमें दिए गए हैं, दिग अनुपात दिए गए हैं -18। ये क्या है, देखो दिग अनुपात है, दिग अनुपात, ठीक है। दिग अनुपात हमें यहां दिए हैं, A बराबर -18 दिया है और B बराबर में 12 दिया गया है और C बराबर में -4 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसकी दिक्कोज्जाएं हमें पूछी गई हैं। तो दिक्कोज्जाओं को देखो हमने कैसे अभी बताया था कि L बराबर होता है A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब इनकी दिक्कोज्जाएं हमें, दिग अनुपात हमें दिए जाएं तो उनकी दिक्कोज्जाएं ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, दिक्कोज्जाएं, ठीक है। तो दिक्कोज्जाओं को ज्ञात करने के लिए हम L बराबर लिखते हैं A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और A का मान यहां से -18 है और अपॉन में अंडर आपको लिखना है -18 का स्क्वायर लिख लें प्लस 12 का स्क्वायर लिख लें और प्लस -4 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। तो माइनस में 18 और बटे में यहां लिखना है अंडर√18 से 18 का गुणा कितना होता है, 324 होता है और ये 144 लिख दें और प्लस ये आपको 4 का स्क्वायर 16 लिखना है, ठीक है। माइनस का तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखो माइनस का 18 और यहां से इनको जोड़ दें, देखो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 हासिल में 2 और 2 4 6 6 2 8, यहां 8 लिख लें और इसके बाद यहां 484 लिख दें, ठीक है। तो 22 का शायद ये स्क्वायर रूट होता है ना, तो इसको लिख लें -18/22 लिख लें और यदि इससे ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर लेते हैं। देखो कितने बार कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा, अगर 2 बार कैंसिल करें तो -2/11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास देखो एक दिक्कोज्जा हो गई। अब इसके आगे ये m की वैल्यू निकालनी है तो m बराबर होता है B/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं। तो यहां से देखो b की वैल्यू कितनी है, 12 है और बटे में जो अंडर ये पूरा हमने अभी देखो कैलकुलेट किया है 484 और इसका वर्गमूल कितना 22, तो इसको यहां 22 लिख दें और बस डिवाइड करोगे तो 6/11, ये आपकी दूसरी दिक्कोज्जा हो गई।
और n बराबर होती है c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो c की वैल्यू तो हमें -4 लिखनी है और बटे में अंडर रूट ये आपको कितना मिलेगा 484, जिसका वर्गमूल कितना है 22। तो यहां पर इसको हम सीधा 22 लिख दें और यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 बटे 11। इसकी दिक्कुत हमें देखो कितनी मिली आपको, ये l की वैल्यू मिल गई -9 बटे 11 और m की वैल्यू हमें 6 बटे 11 मिली है और तीसरी दिक्कुत n बराबर -2 बटे 11, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लें, फटाफट नोट करें भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास चौथा, इसके बाद देखो है क्वेश्चन नंबर आपका ये आगे का चौथा, इसको भी देखेंगे। इसको पहले रब कर लें। देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर चौथा और इसमें लिखा हुआ है कि 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, तीनों बिंदुओं को संरेख दिखाना है। देखो क्लास 11 में जो पढ़ा है उसी पैटर्न पे इस सवाल को लगाया जा सकता है, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर ऐसा लिख दें कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो देखो ध्यान दें ये बिंदु कौन से हैं, बिंदु हैं 2, 3, 4 और एक दूसरा बिंदु, चलो पहला बिंदु ए लिख लेते हैं, ठीक है, और इस दूसरे बिंदु को हम बी लिख लेते हैं। बी बिंदु यहां पर दिया है -1, -2 और -1 और ये तीसरा बिंदु जो है वो सी है, जिसको यहां पर लिखना है 5, 8, 7, 5, 8, 7। ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देखो संरेख तभी हो सकते हैं अगर हम आपसे कहें कि एक बिंदु ये है और एक दूसरा बिंदु ये है, मान लेते हैं तीसरा बिंदु ये है। तो अगर ऐसा होता है कि AB और BC का योग, AB और BC का योग अगर AC की बराबर आ जाए, अगर इन कोई दो दूरी निकालें और उनका योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख लिख देंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसा भी देखो लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हम A बिंदु का स्थित सदिश और B बिंदु का स्थित सदिश लिख लें तो सदिश AB निकाल लें, B बिंदु और C बिंदु फिर सदिश BC निकाल लें और अगर इन दोनों के फिर मॉड निकालने पड़ेंगे, इनकी मापांक सदिशों की मापांक निकालने पड़ेंगे और फिर अगर A को C से मिलाने वाला सदिश AC और उसका सदिश निकालें और उसका भी मापांक निकालें। तो यदि ऐसा हो जाए कि AB और BC सदिश के मॉड AC सदिश के मॉड के बराबर हो जाए तो अभी आपको प्रोसेस वही है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो हम सिंपल विधि यहां पर लिख देते हैं। पहले हमें क्या करना है, यहां से AB सदिश छोड़ो, हटाओ, छोड़ो, सदिश नहीं, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है। तो A और B बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कैसे निकालोगे, अंडर रूट यहां से देखो 2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से 3 और माइनस और ये भी माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर लिखोगे और 4 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये AB दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी, A बिंदु और B बिंदु के बीच की दूरी। यहां देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें AB दूरी, A और B बिंदुओं के बीच की दूरी मिल गई। 9 9 18 और 5 23 लिख दें, हासिल में यहां 2 और 2 2 4 अंडर रूट 43 मिल रहा है यहां से, ठीक है। ये हमें AB की वैल्यू अंडर रूट 43 मिल गई। अच्छा, इसके बाद हम BC निकालें तो BC बराबर भी बिल्कुल वैसे ही निकालो। B और C के बीच की दूरी कैसे निकालोगी, देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर, -1 और -5 यहां स्क्वायर लिख दो, प्लस माइनस का 2 माइनस का 8 यहां भी स्क्वायर लिख दें और यहां 1 में से 7 घटाएं और इसको भी हम स्क्वायर लिख दें। वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर यहां लिख लें और इसको यहां कैलकुलेट करेंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस 36 लिखोगे, -10 का स्क्वायर 100 लिखना है और ये -6 का स्क्वायर इसको भी हम 36 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका योग कर दें, 36 और 36 72 में 100 जोड़ें तो 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये देखिए 172। तो यहां से 172 का अगर वर्गमूल ले लिया जाए तो वर्गमूल देखो कितना होगा, 100 ये है 72, 2 से डिवाइड कर दें, 2 8 16 और 2 6 12, यहां से फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 2 चौको 8 और 2 तिया 6, तो आपको 2 अंडर रूट 43 यहां से मिल जाएगा, 2 अंडर रूट 43, ठीक है।
तो आगे देखो इसमें अब क्या करना है, अब आगे देखो यहां से हमें सी ए दूरी निकालना है। हमने ए से बी बिंदु की दूरी ए बी निकाली, बी बिंदु से सी बिंदु की दूरी बी सी निकाली। अब हमें सी बिंदु से ए बिंदु की दूरी और निकालनी है। तो अगर यहां पर हम सी बिंदु से ए बिंदु की दूरी सी ए बराबर निकालें तो यहां से वही फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस वही फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल वर्ग। तो 5 में से घटाना है 2, 5 माइनस 2 का होल वर्ग लिख दें, प्लस यहां से 8 में से 3 घटाना है, 8 माइनस 3 का भी हमें होल स्क्वायर लिखना है, 7 में से 4 घटाना है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो यहां से इसको हल करोगे, यहां से देखो माइनस का ये 3 बचेगा ना, 5 में से 2 घटाएं 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहां भी देखो वही 4 4 का स्क्वायर 16 लिख दें और यहां भी 3 3 का स्क्वायर 9 लिख दें। तो अब ये बिल्कुल वही सिमिलर बात √43 मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो इन दूरियों की आप देखें बात, ये ए बी दूरी है √43, BC दूरी है 2 √43 और CA दूरी है √43। तो यहां देखो AB दूरी और ये CA दूरी, इन दोनों दूरियों का योग BC दूरी के बराबर है। तो इस प्रकार से देखो अगर हम चित्र से समझाएं तो ऐसे A बिंदु यहां लिख दो, ठीक है, और यहां पर अगर हम B बिंदु लिख दें और यहां पर हम C बिंदु लिख दें, ध्यान से समझना। ये AB दूरी है कितनी, देखो AB दूरी आपकी है √43, यहां से यहां तक ये दूरी √43 है, ये दूरी √43, ठीक है। और यहां C और A के बीच की दूरी ये भी आपकी देखो कितनी है, ये भी आपकी दूरी √43 है कि नहीं। अब इन दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग हो गया 2 √43 हो गया, 2 √43 हो गया। इसका मतलब ये तीनों एक ही रेखा में हैं। अगर एक रेखा में ना होते तो इन दोनों टुकड़ों का योगफल तीसरे इस ABC दूरी के बराबर नहीं होता। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका C है, ये C है। तो ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर देखो ये नहीं होगी, ये दूरी छोटी हो जाएगी। ये दूरी कितनी होगी, छोटी, ये प्लस ये बराबर ये छोटी दूरी हो जाएगी। ये अगर BC दूरी बराबर है इसका मतलब ये बिंदु ऊपर नहीं बल्कि इसी रेखा पर कहीं होगा, तो जो कि यहां से देखो दिखाई दे रहा है ना। तो अब हमने निश्चित कर लिया कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। तो आपको यहां लिखना है चूंकि AB प्लस AC बराबर BC है, ठीक है, मतलब यहां से √43 प्लस √43 बराबर में 2 √43 है, मतलब 2 √43 बराबर 2 √43, ठीक है। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, आपको ऐसा लिखना है। अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट। चलो इसको भी नोट कर लें। और फाइनल एक प्रश्न आपका और है, बस थोड़ी देर 1 मिनट और लगेगा, बस इसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और इसके बाद यहां फाइनल जो आपका 5वां प्रश्न है उसको भी देखेंगे। तो यहां पर देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष यहां दिए गए हैं, मान लेते हैं A और ये B और ये C, और जिसके शीर्ष बिंदु इस प्रकार हैं 3 5 -4, यहां है 3 5 -4 और ये दूसरा शीर्ष है -1 1 और 2, जबकि तीसरा शीर्ष यहां दिया है -5 -5 -2 दिया गया है। तो यहां से हमें इन तीनों रेखाओं की दिक् कोज्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले रेखा 1 के दिग अनुपात ज्ञात करें। यहां लिख लें रेखा AB के दिग अनुपात, रेखा जो AB है इसके दिग अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अगर 2 बिंदु दिए जाएं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिग अनुपात ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला हमने आपको बताया है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है कि नहीं। तो यहां से आप देख सकते हो इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 माने। तो यहां से देखो -1 और इसमें से 3 घटाना है और 1 में से 5 घटाना है और यहां 2 में से घटाना है -4, तो ये +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो माइनस का 4 माइनस में 4 6, यहां से देखो A की वैल्यू हमें -4 मिली, B की वैल्यू हमें -4 मिली और C की वैल्यू हमें यहां 6 मिल गई।
तो इस रेखा की हमने दिक् कोज्याएं दिक् अनुपात ज्ञात कर लिए। अब हमें इसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां देखो दिक् कोज्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, यहां लिख लें रेखा AB की दिक् कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये L से अगर LMN होते हैं तो L बराबर हम क्या लिखते हैं, A बटे अंडर रूट, यहां लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और L बराबर हम यहां निकालें तो -4 लिख दें A की वैल्यू, और अपॉन में अंडर रूट यहां लिख दें, देखो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 लिखना है, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहां भी -4 का स्क्वायर प्लस में 16 हो जाएगा, यहां प्लस 6 का स्क्वायर यहां 36 हो जाएगा। तो ऊपर देखो -4 और नीचे हमें यहां से इनको जोड़ दें तो 6 6 12 6 18 में 8 यहां हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, यहां से देखो हमें 68 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम चाहें तो वर्गमूल भी थोड़ा ले सकते हैं, कितना देखो माइनस में 4 17 चौको 68 होता है, तो 2 अंडर रूट 17 यहां लिख ले, 2 से इसको डिवाइड कर दे -2 बार, तो माइनस का 2 बटे अंडर रूट 17। देखो हमें L1 एक AB रेखा का एक दिगनुपात L मिल गया, कितना L बराबर हो गया माइनस में 2 बटे अंडर रूट 17, ठीक है। और इसी प्रकार M बराबर निकालना चाहें तो M बराबर क्या होगा, M बराबर हो जाएगा B बटे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहां से देखो B की वैल्यू है -4 और बटे में अंडर रूट, ये देखो पूरी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी है वो अंडर रूट 68 है, या 2 अंडर रूट 17 भी इसको कह सकते हैं, कितना 2 अंडर रूट 17। तो यहां से देखो 2 से कैंसिल करोगे -2 बटे अंडर रूट 17, और इसी प्रकार n बराबर हो जाएगा कितना C बटे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो C की वैल्यू कितनी है, आपको यहां C की वैल्यू 6 दिखाई दे रही है, तो आपको लिखना है 6 बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू आपको 2 अंडर रूट यहां लिखना है 2 अंडर रूट 17 लिखना है। 2 से यहां 3 बार डिवाइड करोगे तो 3 बटे अंडर रूट 17। देखो रेखा AB की दिक् कोज्याएं हमने निकाली, दिक् कोज्याएं रेखा AB की दिक् कोज्याएं कितनी मिल गई हमें, देखो माइनस का 2 बटे अंडर रूट 17 और ये माइनस में 2 बटे अंडर रूट 17, और ये तीसरी दिक् कोज्या 3 बटे अंडर रूट 17 हमें मिल गई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया रेखा AB की दिक् कोज्या। बस वही बिल्कुल करना है जैसा हमने रेखा AB के लिए किया है, वही रेखा BC के लिए, वही रेखा CA के लिए आपको करना है। BC की भी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, CA की भी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, इनको आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। BC की दिक् कोज्या भी ज्ञात करोगे और CA रेखा की भी दिक् कोज्या ज्ञात करोगे, तो इसकी भी 3 दिक् कोज्याएं निकलेंगी और इस रेखा की भी 3 दिक् कोज्याएं निकलेंगी, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ये आपको पहले कंप्लीट करना है, पहली एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आएगी 11.2, उसमें रेखा के समीकरण विभिन्न रूप होंगे, सदिश समीकरण और उसका कार्तीय समीकरण, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि 2 रेखाओं के बीच का कोण आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से बाहर हो गया है, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले